अगले दिन रविवार की सुबह गागी ने नेहर को सारी बात समझाई। आशुतोष रघुवंशी जैसे अनुभवी और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन से मिलने का अवसर उनके लिए कितना अहम है। पहले तो नेहर थोड़ा झिझका, उसे लगा शायद ये सिर्फ गागी के कहने पर एक इमोशनल सपोर्ट जैसा कदम होगा। लेकिन जब गागी ने गंभीर लहजे में कहा, वो चाहते हैं तुमसे प्रोफेशनली मिलना, न कि सिर्फ मेरे कहने पर, तब नेहर के चेहरे पर आत्मविश्वास की परछाई लौट आई। दोपहर होते होते गागी और नेहर शौर्य के घर पहुंचे। ममता जी ने दोनों का स्वागत किया, पर उनकी नजरें खासकर नेहर को ध्यान से देख रही थी। इतनी कम उम्र और फिर भी चेहरे पर गहराई थी, शायद दर्द और जिम्मेदारी दोनों का मेल। आशुतोष जी ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही नेहर उनके सामने आया, उन्होंने अखबार एक ओर रख दिया और खड़े होकर हाथ बढ़ाया। नेहर, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। आज तुम्हें देख रहा हूँ तो लग रहा है मेहनत की गर्मी अब भी तुम्हारी आंखों में जल रही है, आशुतोष जी बोले। नेहर ने हाथ मिलाते हुए विनम्रता से जवाब दिया, सर, ये गर्मी नहीं, जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को अब दिशा देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। गागी चुपचाप बैठी थी, पर उसकी आंखें नेहर को देख रही थी, जैसे एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को बड़े मंच पर पहली बार देखकर गर्व से भर जाती है। आशुतोष जी ने नेहर से विस्तार से बात शुरू की। जीआरपी केन के हालात मैं जानता हूँ। तुम्हारा ट्रांजिशन फॉर्मर राजावत कंपनी से जीआरपी केन तक बहुत तेजी से हुआ है। तुम सीईओ हो और सिर्फ 19 साल के। इतनी कम उम्र में ये जिम्मेदारी तुमने ली कैसे? नेहर थोड़ा सीधा बैठा और बोला, सर, मैं सीईओ बन नहीं गया, मुझे बनाया गया। मेरी बहन जीविका राजावत ने इस कंपनी को खून पसीने से सींचा था। उनके जाने के बाद मुझे लगा अगर मैं भी चुप बैठा रहा तो वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे खुद को साबित करना ही था। आशुतोष जी चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा, और अब क्या चाहते हो? तुम्हारी कंपनी को रघुवंशी ग्रुप से क्या उम्मीद है? नेहर की आवाज में आत्मविश्वास था, पर आंखों में विनम्रता। सर, हम कोई फेवर नहीं चाहते, सिर्फ एक चांस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें फिर से एक बड़ा क्लाइंट मिले ताकि मार्केट में हमारी विश्वसनीयता लौटे। और अगर आप चाहे तो हमारी प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इनोवेशन प्लान सब कुछ देख सकते हैं। मैं चाहूंगा आप हमें उस तरह जज करें जैसे किसी अन्य कंपनी को करते हैं, न कम न ज्यादा। आशुतोष जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कराए। तुम्हारी बातों में घमंड नहीं है, और यही बात मुझे पसंद आई। गागी की वजह से तुम्हें मिलने का मौका जरूर मिला, लेकिन फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ग्राउंड पर होगा। कल तुम अपनी रिपोर्ट लेकर आओ, मैं खुद बैठकर देखूंगा। गागी की आंखें भर आई थी, पर उसने खुद को संभाला। नेहर ने सिर्फ खुद को नहीं, उसे भी साबित कर दिया था। आशुतोष जी ने अंत में कहा, तुम दोनों ने जो जंग झेली है, वो एक बिजनेस जर्नी नहीं, एक जज्बे की कहानी है। और मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ जो अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। अब देखना होगा कि कल तुम्हारी कंपनी क्या पेश करती है। कॉलेज के लॉन के एक किनारे अर्जुन अकेले बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की थकान और सोच की परछाई थी। क्लासेस खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो वहीं बैठा अपने मोबाइल को यूं ही देख रहा था। न कोई मैसेज पढ़ रहा था, न ही कोई वीडियो। मन कहीं उलझा हुआ था। उसी समय यशराज अपने दो दोस्तों के साथ वहां आ पहुंचा। तीनों के चेहरे पर हमेशा की तरह एक चालाकी भरी मुस्कान थी। यशराज ने थोड़ा झुककर कहा, अर्जुन, अकेले? क्या बात है, तुम्हारे परफेक्ट ग्रुप ने आज तुम्हें छोड़ दिया क्या? अर्जुन ने बिना ऊपर देखे कहा, कोई छोड़े या साथ हो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यशराज थोड़ा और पास आ गया। मुझे नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर फर्क पड़ना चाहिए। तुम हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हो, लेकिन क्या वो भी तुम्हारे लिए वैसे ही हैं? अब अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, निगाहें सीधी और गंभीर थीं। देखो, मुझे गॉसिप का शौक नहीं, यशराज ने झूठी विनम्रता के साथ कहा, पर तुम्हारे पीछे एकता और नील की बातें सुनता हूं तो बुरा लगता है। तुम उन्हें कितना मानते हो, और वो, जैसे पिछले हफ्ते की बात, जब तुम नहीं थे और वो तीनों अकेले बाहर गए थे। तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अर्जुन ने हल्का सांस लिया, कुछ कहना चाहा पर चुप रह गया। यशराज ने एक आखिरी तीर चलाया, कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे बिना भी उनका सब ठीक चल रहा है तो शायद तुम्हारी जरूरत ही नहीं रही। इतना कहकर यशराज और उसके दोस्त वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द वहीं रह गए, अर्जुन के दिल और दिमाग के बीच कहीं अटक कर। अर्जुन जानता था कि यशराज का मकसद क्या था, फिर भी मन में एक छोटी सी शक की दरार सी पड़ गई थी। वो उठकर चल पड़ा नील, एकता और धारा से सीधे बात करने, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस दरार को अभी नहीं भरा गया तो यशराज जैसी सोच उसे अकेला करने में कामयाब हो जाएगी।
यशराज कोने में एक पेड़ की आड़ में खड़ा था। उसकी निगाहें अर्जुन पर टिकी थी। उसका चेहरा हल्की मुस्कान से भरा था, एक ऐसी मुस्कान जो जीत की आहट से निकली थी। उसने अर्जुन के चेहरे की हलचल, उसकी उंगलियों की बेचैनी और उसकी आंखों में उठते सवालों को बड़े गौर से देखा था। बिल्कुल वैसी ही चाल चली है जैसी चाहिए थी, वो मन ही मन सोच रहा था। यशराज को अच्छे से पता था, शौर्य की सबसे बड़ी ताकत उसका दोस्ती का मजबूत घेरा है, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, अगर दरार सही जगह से शुरू हो। शौर्य कितना भी अकड़ के चले, लेकिन जब ये लोग उससे हटेंगे, वो खुद बिखर जाएगा। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और धीरे से कहा, बस अब धीरे धीरे सबको उनकी जगह से हिलाना है। अर्जुन में शक का बीज बो चुका हूँ, अब इंतजार करना है उसे पनपने का। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चालाकी की, ईर्ष्या की, और उस संतुष्टि की जो दूसरों को गिरते हुए देखकर मिलती है। इस एक हफ्ते में यशराज ने अपने इरादों को गहराई से अंजाम देना शुरू कर दिया था। वो एक शिकारी की तरह हर किसी के मूड, झुंझलाहट और कमजोरी को पहचान रहा था। धीरे धीरे मौका देखकर उसने अर्जुन, देवेश, नील, एकता और धारा सबके कान भरने की कोशिश की। कभी किसी को अकेले पकड़ कर कहता, अर्जुन तुम्हारे पीठ पीछे बातें करता है। तो कभी नील से कहता, देखा देवेश अब तुझसे दूर हो गया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ बदला है। वो बड़ी चतुराई से कुछ ऐसा कहता जो सीधा किसी पर आरोप न लगे, लेकिन शक जरूर पैदा हो जाए। इस पूरे हफ्ते में कॉलेज के गलियारों में कुछ बदला बदला सा नजारा था। वो जो ग्रुप हमेशा साथ हंसता बोलता, एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाता, अब बिखरा बिखरा दिखने लगा था। आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ने के लिए पढ़िए रिबर्थ ऑफ अनलव्ड गर्ल सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। गागी ने भी नोटिस किया था कि लंच ब्रेक में टेबल पर कोई नहीं आता। नील और धारा अब साथ में प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर रहे थे। एकता और अर्जुन के बीच चुप्पी ज्यादा और बातचीत कम हो गई थी। यहाँ तक कि देवेश, जो सबको जोड़ने की कोशिश करता था, अब खुद सबसे कटने लगा था। यशराज दूर से ये सब देखता और उसकी आंखों में वही साजिश भरी संतुष्टि तैरने लगती। जो मैं चाहता था वही हो रहा है, उसने धीरे से बुदबुदाया। अब बारी है उस टुकड़े की जो इन सबको जोड़ता है, शौर्य। उसे अकेला कर दो, फिर वो कुछ भी नहीं। लेकिन यशराज भूल रहा था कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। कुछ रिश्ते चुप रहते हैं, पर टूटते नहीं। गागी ने भी इस बदली हुई हवा को महसूस किया था। क्लास के बाद वह जब शौर्य, अर्जुन, नील या एकता से बात करने की कोशिश करती, तो सब कुछ तो सामान्य होता, लेकिन फिर भी कुछ खामोशियां थी जो पहले नहीं थी। हंसी कम हो गई थी, और सवालों के जवाब अब सीधे नहीं, गोलमोल मिलते थे। एक दिन गागी ने धारा को कैंटीन के कोने में अकेले बैठे देखा। किताब उसकी गोद में थी, पर वो पढ़ नहीं रही थी। गागी पास आई, मुस्कुराई, पर धारा ने बस हल्का सिर हिलाया और कुछ भी कहे बिना उठकर चली गई। गागी कुछ देर तक वहीं बैठी रही, सोचती रही, क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ। वो शाम को शौर्य से मिली तो देखा वो भी शांत था, थोड़ा चिड़चिड़ा। शौर्य, सब ठीक है ना? शौर्य ने हंसने की कोशिश की, हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। पर गागी जानती थी, ये थका नहीं, कोई बोझ है। उसी दिन देर शाम अर्जुन और नील कैंपस के बाहर टकरा गए। पहले तो दोनों चुप रहे, फिर अचानक अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, तो सीधे कह सकते थे। सबके सामने यूं दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। नील चौंका, मैंने क्या किया है? अब यही बचा था। अर्जुन बिना सुने चला गया। यशराज वहीं पास के बेंच से सब कुछ देख रहा था। एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बस कुछ और धक्का, फिर ये पूरा ग्रुप बिखर जाएगा, और जब ये अकेले होंगे तब मैं वार करूंगा। लेकिन अगले ही पल किसी ने उसके पीछे से आकर आवाज दी, बहुत शातिर हो तुम, पर एक चीज भूल गए हो, ये दोस्त हैं, इस्तेमाल के खिलौने नहीं। यशराज मुड़ा, सामने गागी खड़ी थी। उसकी आंखों में शांति थी, पर आवाज में चेतावनी। आज कॉलेज का स्पोर्ट्स डे था। मैदान में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। चारों तरफ हौसले की गूंज थी, ढोल ताशों की आवाजें, बच्चों की चीखें, और मंच पर प्रिंसिपल का उत्साहवर्धक भाषण। हर कोई किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त था, लेकिन इन सब के बीच कुछ था जो एक बार नजर में नहीं आया, पर महसूस जरूर हुआ। शौर्य का ग्रुप अब पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन, देवेश, नील, एकता, धारा सब अपने अपने कोनों में खड़े थे। नजरों में उदासी थी और बातों में चुप्पी। शौर्य खुद भी जैसे इस टूटन को महसूस कर रहा था। उसने कई बार नजरें उठाकर अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन किसी की नजर से नजर मिलते ही वो चुपचाप मुंह फेर लेते। गागी स्टेज के पास खड़ी थी। उसकी नजर हर एक चेहरे पर थी। वो सब कुछ समझ रही थी। ये खामोशी सिर्फ थकावट की नहीं थी, ये दूरी सिर्फ व्यस्तता की नहीं थी।
कुछ तो है जो इन सब के बीच दरार बन गया है। और दूर खड़ा यशराज, वो सारा तमाशा देख रहा था। उसकी आंखों में संतुष्टि थी, जैसे कोई कलाकार अपनी बनाई साजिश की तस्वीर को निहार रहा हो। बस एक धक्का और फिर ये ग्रुप पूरी तरह बिखर जाएगा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वहीं गागी के पास नेहर खड़ा था। उसने भी सब देखा। क्या करोगी दीदी? नेहर ने धीमे से पूछा। गागी की आंखें गंभीर थी। अभी कुछ नहीं, ये उनका रिश्ता है, तो इन्हें ही तय करना होगा कि लड़ना है या हार माननी है। मैं बस वक्त का इंतजार कर रही हूँ, सही वक्त का। खेल शुरू हो चुका था। मैदान में हूटिंग, तालियों और जोश से भरा माहौल था। हर तरफ रंग बिरंगे जर्सियों में छात्र छात्राएं दौड़ते कूदते चीयर करते नजर आ रहे थे। पर यशराज की नजरें सिर्फ एक ही दिशा में थी, शौर्य के ग्रुप पर। शुरुआत में जब शौर्य, अर्जुन, देवेश, नील, एकता और धारा सब अलग अलग जगहों पर थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, यशराज के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। देख लिया ना, सबको तोड़ ही दिया, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, हालात बदलने लगे। पहले नील ने लंबी दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया और सबसे पहले ताली मारने वाला था अर्जुन। भले ही वो दूर खड़ा था, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिर एकता ने थ्रो बॉल में अपनी टीम को जिताया और धारा की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। शौर्य ने लास्ट मिनट में फुटबॉल गोल करके अपनी टीम को जिताया और देवेश की मुट्ठी हवा में उठ गई, जैसे खुद गोल किया हो। बेशक कोई एक दूसरे के पास नहीं आ रहा था, न बात कर रहे थे, पर वो एक दूसरे की जीत पर खुश जरूर हो रहे थे। उनकी आंखों की चमक, छुपी हुई मुस्कानें और अनकहे इशारे सब कुछ साफ कर रहे थे कि ये दूरी महज बाहर की थी, दिलों में आज भी एक दूसरे की अहमियत थी। यशराज की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। ये क्या है? ये तो बिखरने वाले थे, फिर भी जीत रहे हैं, एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन रिश्तों को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। वहीं स्टेज से थोड़ा दूर खड़ी गागी और नेहर ने सब देखा। गागी ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, तू जीतने की कोशिश कर रहा था यशराज, और ये बस एक दूसरे को संभाल रहे थे। यही फर्क है तुम्हारे इरादों और उनके रिश्ते में। आज का आखिरी खेल था टग ऑफ वॉर, यानी रस्साकशी। पूरा मैदान फिर से गूंज उठा था। भीड़, चीयरिंग और उत्साह अपने चरम पर था। घोषणा हुई, फाइनल राउंड। एक तरफ शौर्य और उसके दोस्त, दूसरी तरफ यशराज और उसकी टीम। यशराज ने जैसे ही सुना, उसके चेहरे की मुस्कान मानो जम सी गई। वो रस्सी की ओर बढ़ते हुए रुक गया। उसकी नजरें सामने गईं, और झटका लगा उसे। सामने शौर्य खड़ा था, और उसके साथ वही दोस्त अर्जुन, देवेश, नील, एकता, धारा, शौर्य, गागी, नेहर। वो सब एक टीम में थे, बिल्कुल जैसे पहले थे, अब बिना कोई दूरियां, बिना किसी झिझक। उनके चेहरे पर था आत्मविश्वास। आंखों में फिर से लौ जल उठी थी। गागी साइड में खड़ी मुस्कुरा रही थी, मानो ये सब उसने पहले ही देख लिया था। यशराज चौंक गया। नहीं, ये तो बिखर चुके थे। मैंने देखा था, लड़ते हुए, चुप रहते हुए, फिर ये साथ कैसे आ गए? उसका चेहरा सख्त हो गया। दोनों टीमें रस्सी पकड़ चुकी थीं। भीड़ तालियां बजा रही थी। रेडी, सेट, गो। रस्सी तन गई। धरती पर कदम जमे थे, दोनों तरफ से ताकत लगाई जा रही थी। शौर्य ने सबसे पहले आवाज लगाई, नील, पकड़ मजबूत रख। अर्जुन बोला, हम साथ हैं, हारेंगे नहीं। एकता और धारा का चेहरा पसीने से भीग चुका था, पर वो डटी थी। देवेश ने जोर से दहाड़ा, 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर धीरे धीरे यशराज की टीम पीछे खिसकने लगी। शौर्य के दोस्तों ने अपनी ताकत नहीं, अपना रिश्ता खींचा था उस रस्सी में। वो जो महीनों से साथ थे, जो गुस्से, जलन और गलतफहमियों से थोड़े देर बिखर गए थे, आज फिर से एक हो चुके थे। और अगले ही पल शौर्य की टीम ने रस्सी खींच ली। भीड़ गूंज उठी, स्टाफ ने सीटी बजाई। विक्ट्री! गागी की आंखें नम थीं। वो जानती थी, जीत सिर्फ खेल की नहीं थी, बल्कि दिलों की थी। वही यशराज पीछे खड़ा, पसीने से भीगा, हैरान था। मैंने सबको तोड़ दिया था, फिर भी ये एक हो गए। आखिर इनके बीच है क्या जो मैं कभी समझ नहीं पाया? पर जवाब तो शायद खुद शौर्य के शब्दों में था। हमारे बीच दोस्ती नहीं, भरोसा है, जो वक्त के साथ नहीं टूटा, सिर्फ थमा था। खेल खत्म हुआ, पर आज की असली हार यशराज की थी। शौर्य, अर्जुन, देवेश और नील यशराज के सामने आकर खड़े हो गए। शौर्य की आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्या लगा तुम्हें? खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? इतना कहते ही चारों दोस्त जोर से हंसने लगे। यशराज थोड़ा घबरा गया।
उसने पलटकर अपने दोस्तों की तरफ देखा, फिर वापस शौर्य की ओर। ये क्या मजाक है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पूरा हफ्ता तुम हमें अलग करने की कोशिश में लगे थे, और हम स्पोर्ट्स की तैयारी में। देवेश ने आंख दबाकर कहा। हम जानते थे कि तू क्या करने वाला है, इसीलिए हमने पहले से प्लान बना लिया था। नील ने चुटकी ली। और वैसे भी अपनी टीम के लिए थोड़ा ड्रामा करना जरूरी था, ताकि तुम्हें लगे कि हम सच में बिखर गए हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वैसे कैसे लगी हमारी एक्टिंग? यशराज की आंखें बड़ी हो गईं। वो एक पल को कुछ बोल ही नहीं पाया, फिर हैरानी से बोला। इसका मतलब तुम सब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? शौर्य ने आंखें घुमाकर कहा। भाई, हम दुश्मनों से नहीं, सिर्फ मैदान से हारते हैं, और दोस्ती के लिए जो करना पड़े करते हैं। चारों दोस्त फिर से हंस पड़े। सभी के चेहरे चमक रहे थे, न सिर्फ जीत की खुशी से, बल्कि उस यारी की ताकत से जिसे कोई यशराज हिला नहीं सकता था। स्पोर्ट्स खत्म हो चुका था। मैदान की चहल पहल अब धीरे धीरे थमने लगी थी, लेकिन दिलों में जोश अब भी बाकी था। शाम के ढलते सूरज के साथ सब दोस्त पास के कॉफी शॉप में जमा हो गए थे, वही पुराना कोना जहां पहले भी कितनी बार हंसी ठिठोली हुई थी। टेबल पर कॉफी के कपों से भाप उठ रही थी, और साथ ही उठ रही थी जोरदार हंसी की गूंज। नील ने चुटकी ली। धारा, तुम सच में मुझसे नाराज लग रही थी उस दिन? मुझे तो सच में लगा अब हमारी दोस्ती गई। धारा हंसते हुए बोली। अरे, तुम्हारा चेहरा देखकर तो मुझे भी हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी, पर एक्टिंग करनी थी ना। अर्जुन ने शौर्य की तरफ देखकर कहा। और तूने भी कमाल की एक्टिंग की थी भाई। एक पल को तो लगा तू मुझसे सच में नाराज है। शौर्य मुस्कुराया। कभी कभी जीतने के लिए थोड़ा ड्रामा जरूरी होता है। वैसे यशराज को झटका अच्छा लगा ना? सभी एक साथ हंस पड़े। एकता धीरे से बोली। पर सच कहूं, पहले 2 दिन तो मैं भी थोड़ी सीरियस हो गई थी। फिर जब रिहर्सल वाला ग्रुप बना तब समझ आया कि प्लान कितना मजेदार होने वाला है। देवेश कॉफी का सिप लेते हुए बोला। यशराज को पहली बार हर चाल में हारते देखा, और वो भी हमारी टीम वर्क से। अब समझ आ गया है उसे कि ये ग्रुप बस दोस्त नहीं, फैमिली है। गागी कोने से सब देख रही थी, शांत, मुस्कुराती हुई। उसके मन में एक सुकून था। ये टीम अगर ऐसे ही साथ रहे, तो कोई यशराज उन्हें कभी तोड़ नहीं पाएगा। वातावरण हल्का, गर्म और अपनापन भरा था, जैसे पिछले हफ्ते की सारी गलतफहमियां भाप बनकर उड़ चुकी हों। कॉलेज का मैदान धीरे धीरे खाली हो रहा था। कहीं कोई हंसी, कहीं कोई सेल्फी, कहीं जीत की खुशी की हलचल। पर एक कोना ऐसा भी था जहां एक चेहरा था, पत्थर सा सख्त, आंखें जमी हुई, लेकिन भीतर कुछ बुरी तरह चटक चुका था। यशराज दीवार से टिककर खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी थीं। चेहरे पर हंसी नहीं, गुस्से की चुप्पी थी। झूठा खेल खेला उन्होंने, वो बुदबुदाया। सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिया। एक हफ्ता मैं सोचता रहा कि मैं जीत रहा हूँ, और असल में मैं बस एक तमाशा देख रहा था, अपने ही मजाक का। उसके दोस्त कुछ कहने आए, लेकिन यशराज ने हाथ से इशारा कर उन्हें रोक दिया। नहीं, अब कुछ मत कहो। उसकी आवाज कांप रही थी। ये सिर्फ बदला नहीं है जो मैं चाहता हूँ, ये जवाब है उस दर्द का जो हर बार मुझे अकेला कर देता है। उसने गर्दन झुकाए, और मन में चल रही एक पुरानी याद उभर आई। वो छोटा था, जब उसके अपने दोस्त एक ग्रुप बनाकर उसे बाहर कर दिया करते थे। वो हंसी, वो तिरस्कार, वो अकेलापन, आज फिर वही एहसास लौटा था। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं फिर से वहीं खड़ा हो जाऊंगा बाहर। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी, लेकिन उसने पलकें जोर से बंद कर ली। अब कोई नहीं हंसेगा मुझ पर। मैं हंसी नहीं सुनूंगा, अब चीखें सुनूंगा। अब ये दोस्त नहीं, दुश्मन है। वो धीरे धीरे मैदान से निकलने लगा। हर कदम के साथ उसके अंदर कुछ सुलगता रहा। दर्द और गुस्से की उस मिलावट ने अब एक नई शक्ल ले ली थी। स्थान, एक सुनसान पार्क, शाम का वक्त। चारों ओर सन्नाटा, बस पत्तों की सरसराहट और दूर बच्चों की आवाजें। यशराज अकेले बेंच पर बैठा था। चेहरा थका हुआ, पर आंखें अब भी जल रही थीं। तभी एक आवाज आई, अब भी गुस्सा बचा है? यशराज ने सिर उठाया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, घने सफेद बाल, पतला शरीर, और आंखों में गहराई। वो थे रविंद्र चाचा, उसके पिताजी के पुराने दोस्त, जिन्होंने बचपन में यशराज को कई बार संभाला था। यशराज धीरे से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रविंद्र चाचा मुस्कुराते हुए। वही जो तू कर रहा है, खुद से मिलने आया हूँ। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर चाचा ने यशराज के बगल में बैठते हुए कहा। मुझे याद है जब तुम 8 साल के थे, और स्कूल के बच्चे तुम्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल करते थे। तुम तब भी गुस्से में थे, मगर तब तुम्हारे पास कोई आवाज नहीं थी। अब है।
पर सवाल ये है बेटा, तू उस आवाज से क्या कह रहा है? यशराज कसकर जबड़े भींचते हुए। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि अब मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं उन्हें हरा सकता हूँ। रविंद्र चाचा, और फिर क्या? जब तू जीत जाएगा तब क्या वो तुझे दोस्त कहेंगे, या तू भी किसी और को वही दर्द देगा जो तूने झेला? यशराज की आंखों में कुछ डोलने लगा। मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, उसने कहा। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, पर कमजोर नहीं। रविंद्र चाचा धीरे से। अकेलापन ताकत नहीं देता, बस आदत बना देता है। और जो इंसान दर्द से ताकत निकालता है, वो कभी चैन से नहीं जीता, बस बदला लेता है। यशराज चुप रहा। उसकी सांसें गहरी हो रही थीं, आंखें नम थीं, लेकिन आंसू अब भी भीतर अटके हुए। रविंद्र चाचा उठते हैं। अगर लड़ना ही है तो खुद से लड़ बेटा, उस बच्चे से जो अब भी तेरे अंदर अकेला खड़ा है, वरना तू जीत कर भी हमेशा हारेगा। चाचा चले गए। यशराज वहीं बैठा रहा। अब की बार उसका चेहरा गुस्से से नहीं, सवालों से भरा था। शायद पहली बार उसने अपने गुस्से के पीछे छिपे दर्द को खुद देखा था। अगली सुबह सूरज की हल्की धूप लॉन पर बिखरी थी। लड़के लड़कियां स्पोर्ट्स डे की बातों में मस्त थे। हर तरफ हंसी ठिठोली का माहौल था। गागी और नेहर दूर से बैठे सब कुछ देख रहे थे। नेहर गागी से धीमे स्वर में, ये लोग दिखा रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गागी मुस्कुराती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि हम फिर से एक साथ मुस्कुराना सीखें। इसी दौरान यशराज अकेले चलता हुआ कैंपस में आता है। कंधे झुके हुए, आंखों के नीचे हल्के दाग सकल, बाल बिखरे हुए, और सबसे अलग बात, उसकी चाल में वो घमंड नहीं था जो पहले हर कदम में झलकता था। वो दूर से शौर्य, अर्जुन, नील, देवेश को देखता है। सब हंसते हुए बातें कर रहे थे। एक पल को यशराज रुकता है। उसका मन करता है कुछ कहने का, कुछ फेंकने का, कुछ तो करने का जिससे सबका ध्यान उस पर जाए। पर इस बार वो कुछ नहीं करता, बस चुपचाप मुड़ जाता है। पीछे से नील उसे देखता है। कुछ पल उसे घूरने के बाद वो कुछ कहने ही वाला था कि गागी की आवाज आती है, छोड़ दो नील, कुछ लोग बस खुद से हारने के सफर पर निकल चुके हैं। नेहर गंभीरता से, और जब कोई खुद से हारता है तो उसे जीतने के लिए बाहर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। गागी का चेहरा गंभीर हो गया था। आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ने के लिए पढ़िए रिबर्थ ऑफ अनलव्ड गर्ल सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।